हेलो क्लास। आज की इस वीडियो में हम कुछ असाइनमेंट्स सॉल्व करने वाले हैं। जैसे ये हमारा WD के असाइनमेंट्स हैं। ये हमारा असाइनमेंट नंबर 1 है। असाइनमेंट नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन 5 क्वेश्चंस को ही हमें सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिएट अ सिंपल वेब पेज यूजिंग HTML ओनली। इसमें आपको डॉक टाइप HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, ऐसे बेसिक से स्ट्रक्चर वाले टैग्स का यूज करना है और कुछ हेडिंग और पैराग्राफ के साथ में अपना नाम प्रोवाइड करना है। ये एक बेसिक सा स्टार्टिंग लेवल का हमारा कोड होगा। इसको हम लोग नोटपैड पर भी लिख सकते हैं और VS कोड पर भी लिख सकते हैं। क्योंकि हम VS कोड तक पहुंच चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली हम इसको VS कोड पर ही सीखेंगे, समझेंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्रिएट अ वेब पेज दैट डिस्प्ले योर फेवरेट फूड इन एन ऑर्डर लिस्ट एंड मूवीज इन एन अनऑर्डर लिस्ट। फेवरेट फूड को आपको ऑर्डर लिस्ट में लिखना है और मूवीज को अनऑर्डर लिस्ट में। उसके लिए आप UL टैग और OL टैग का यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, क्रिएट अ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल विद 4 स्टूडेंट। 4 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमें टेबल के फॉर्मेट में शो करानी है। टेबल में कॉलम्स होंगे हमारे नेम, रोल नंबर और कोर्स, और एक लास्ट मार्क्स वाला। ये सारे 4 कॉलम होंगे और इसमें हमें टोटल 3 रोज क्रिएट करानी है। उसके लिए हम टेबल टैग, TR टैग, TH और TD टैग का यूज करेंगे। इसमें हम बॉर्डर भी प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिएट अ वेब पेज दैट इंक्लूड लिंक्स टू योर 3 फेवरेट वेबसाइट्स। वेबसाइट्स का लिंक हमें क्रिएट करानी है। लिंक क्रिएट कराने के लिए हम A टैग का यूज करेंगे, href एट्रीब्यूट का यूज करते हुए हम लिंक क्रिएट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्रिएट अ वेब पेज दैट डिस्प्ले एन इमेज विद ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट एंड फिक्स विद हाइट। हमें सिंपली IMG टैग का यूज करके एक इमेज लगानी है, जिसमें हमें ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी देना है और उसके विड्थ और हाइट को भी शो कराना है अपने हिसाब से। ठीक है, ये हमारा असाइनमेंट नंबर 1 हो गया। इसको पहले सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 ये हमारा है, इसको यहाँ ड्रैग करते हैं। ओके, तो असाइनमेंट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर जो ये चीज़ें हमारी दी हैं, इसको हम नॉर्मली क्रिएट करा सकते हैं VS कोड में। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक 1 डेमो नाम से एक बना लेता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या लिखना है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन। जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा करके हम एंटर करेंगे, सॉरी एक सेकंड, ये हमारा फाइल तो क्रिएट हुआ है बट इसका .html हमने नहीं लगा, वो इम्पोर्टेंट है। .html लगाना। अभी क्या करेंगे, अब ये .html की एक फाइल है। अब अगर हम इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के एंटर करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, वो ऑटोमेटिक हमारा लिख करके आ जाता है। अब हमें क्या लिखना है, बॉडी पार्ट के अंदर का कंटेंट यहाँ पे खुद से टाइप करना है। तो वही चीज़ हमने Q1 में किया है। पूरी चीज़ें हमने ऑटोमेटिक लिख ली। फिर उसके बाद हमने बॉडी में केवल हेडिंग दे दी, एक पैराग्राफ दे दिया P टैग का यूज़ करके, और एक P टैग का यूज़ करके अपना नाम दे दिया कि ये क्रिएटेड बाय दिस। तो ये टेक्स्ट हमारा सिंपल सा किस तरह से प्रिंट होगा देख लेते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। यहाँ पे हमारा ये H1 हेडिंग वाला है, ये हमारे 2 पैराग्राफ हैं। इसमें हमने जो भी कंटेंट लिखा था सिंपली वो हमारा यहाँ पर प्रिंट होकर के आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कराई है। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में हमने कुछ फूड आइटम दिए हैं, और जो हमारी ये अनऑर्डर लिस्ट है UL टैग, इसमें हमने कुछ मूवीज़ के नाम दे दिए हैं। वो अपने हिसाब से आप OL और UL को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, मूवीज़ का कोई भी नाम दे सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे जो OL टैग है, इसके अंदर अगर हम इस LI को पूरे को रखेंगे, तो ये ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेगा। और इसी LI टैग के अंदर वाले कंटेंट को हम अगर UL के अंदर रख देते हैं, तो ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कराता है। यहाँ पे हमने H1 का यूज़ करके बड़ी सी हेडिंग दी, फिर H2 में एक छोटी हेडिंग दी, फिर OL के अंदर अपना कंटेंट रखा,
फिर इसी तरह H2 में हेडिंग दे करके हमने UL के अंदर अपना कंटेंट रखा और यहाँ पे हमारा ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सिंपली हमने ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कराई है। तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 2 3 4 आता है और जो अनऑर्डर लिस्ट है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स आ रहे होते हैं। इसी के साथ हमारा ये दूसरा असाइनमेंट भी ओवर हो गया। असाइनमेंट 3 में हमसे बोला गया था कि आप एक टेबल क्रिएट कराइए। टेबल क्रिएट कराने के लिए हमने सबसे पहले एक हेडिंग दे दी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, फिर हम टेबल टैग को ओपन करते हैं। टेबल टैग के अंदर ही सारी टेबल हम क्रिएट करा रहे होते हैं। अब फर्स्ट वाली रो को क्रिएट करने के लिए हमने टीआर टैग ओपन किया है। टीआर टैग के अंदर जो हमें हेडिंग वाला पोर्शन है उसको हमें टीएच के अंदर रखना होता है। देखिए टीडी और टीएच काम दोनों सेम करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस इतना आ जाता है कि ये हमारा जो नेम होगा, रोल नंबर होगा, इसके अंदर के जो भी कंटेंट होंगे वो बोल्ड तरीके से प्रिंट होकर के आएंगे और ये हमारा सिंपल टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी एक रो हो गई फर्स्ट रो, देन ये हमारी सेकंड रो, देन ये हमारी थर्ड रो, ये हमारी फोर्थ रो और ये हमारी फिफ्थ रो। इस तरह से हमने 3 इनपुट ले लिए, 1 2 3 4, 4 हमने स्टूडेंट्स के इनपुट ले लिए और ये हमारा ये एक पूरा हेडिंग वाला पोर्शन हो गया सबसे ऊपर। तो इस तरह से हमारी ये पूरी टेबल इस तरह से हम इन टैग्स का यूज़ करके क्रिएट करा सकते हैं। इसका आउटपुट हम देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये इसमें लाइनिंग्स वगैरह प्रॉपर आ रही है, इसका अलाइनमेंट सेट आ रहा है। इसका रीज़न भी है, इस अलाइनमेंट को सेट करने के लिए हमने एक छोटा सा CSS का पार्ट इसमें ऐड किया है। स्टाइल टैग के अंदर अगर हम CSS का पार्ट उसी पेज में लिख देते हैं तो ये हमारी इंटरनल CSS का टाइप होता है। यहाँ हमने इंटरनल CSS यूज़ करी है। यहाँ पर हमने टेबल, TH और TD 3 टैग को सिलेक्ट किया है जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। देखो ये टेबल है, ये TH है और ये TD है। इन सब के लिए हमने बॉर्डर क्या कर दिया है, सॉलिड ब्लैक कर दिया है। बॉर्डर कोलैप्स को कोलैप्स कर दिया है, पैडिंग 8 पिक्सल कर दी है। अगर इसको हम नहीं लगाते हैं, अगर इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं इतने पोर्शन को, तब क्या होता है, अब अगर हम अपने आउटपुट को रन कराएंगे तो हमारा कोड कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो हम इस तरीके से नहीं दिखाना चाहते इसको, इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई करी है। अगर हम इसमें से कुछ चीज़ें जैसे बॉर्डर कोलैप्स को कमेंट आउट कर दें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बॉर्डर कोलैप्स को सेलेक्ट करते हैं। देखिए कमेंट करने के लिए इस पोर्शन को पूरे को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ स्लैश जो यूज होता है जो क्वेश्चन मार्क के नीचे शिफ्ट बटन के जस्ट बगल में दिखेगा, आप उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे तो कोई भी टेक्स्ट आपका कमेंट में चेंज हो जाता है VS कोड में। ठीक है, तो ये हमने इसको कमेंट में चेंज कर दिया। कमेंट से हटाने के लिए भी यही शॉर्टकट की आप यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस स्लैश। तो यहाँ पे ये हमारा कमेंट में चेंज हो गया। अब अगर हम अपना आउटपुट चेक करें तो ये देखिए हमारे डबल लाइंस दिख रही हैं। तो जितने भी डेटा सेल ये क्रिएट कराएगा उस डेटा सेल में बॉर्डर वन करेगा, जिसकी वजह से इसका भी एक डेटा सेल है और इस वाले का भी। तो इन दोनों की लाइन अगल बगल आएंगी और इस तरह से हमारा डेटा टेबल दिख रही होगी। इसको हटाने के लिए ही हम यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स का यूज़ करते हैं। इसको अगर हम कमेंट से हटा दें, अभी अगर हम अपने आउटपुट को चेक करेंगे तो हमारा ये नॉर्मल हो गया, यानी बॉर्डर कोलैप्स खत्म हो गया। इस तरह से हम कुछ प्रॉपर्टीज CSS की अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो इस तरह से हमारा ये असाइनमेंट 3 भी कंप्लीट होता है जिसमें हमने सिंपल सी टेबल क्रिएट कराई है। असाइनमेंट 4 पर आते हैं। असाइनमेंट 4 में हमें कुछ अपनी फेवरेट वेबसाइट्स की लिंक क्रिएट करानी थी। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है गूगल, यूट्यूब और गिटहब, ऐसे करके कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। इन टेक्स्ट के ऊपर ही हमने लिंक को ऐड कराना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम
यूएल नाम से एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कराएंगे, जिसमें एलआई के अंदर हम एंकर टैग का यूज करेंगे। एंकर टैग हमारा क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट में लिंक लगाने के लिए यूज होता है। जैसे आप देखते होंगे क्लिक हियर क्लिक मी करके टेक्स्ट होता है, या कोई ब्लू कलर का आपको टेक्स्ट दिख रहा होता है, उस पर क्लिक करते हो तो कोई और वेबसाइट कोई और पेज ओपन हो जाता है। तो उस तरह की जो लिंक्स लगानी होती हैं उनको हम इसी तरीके से क्रिएट कराते हैं। यहाँ पे गूगल टेक्स्ट होगा, उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये वाली यूआरएल ओपन होगी जो एचएरएफ में हमने दे रखी है। और टारगेट ब्लैंक का मतलब है कि जो हमारा पेज ओपन होगा वो किसी नए दूसरे पेज में ओपन होगा। इसके लिए अगर हम किसी दूसरे पेज में ओपन कराना चाहते हैं लिंक को तो टारगेट ब्लैंक देंगे। अगर हम उसी सेम पेज में ओपन कराना चाहते हैं तो फिर हमें टारगेट देने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट उसी सेम पेज में वो गूगल वाली वेबसाइट को ओपन कर देता है। जैसे यहाँ पर अगर हम ओपन करें, अभी हम गूगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो जाएगा। जैसे हमने गूगल पे क्लिक किया, ये एक नया टैब ओपन हो गया। चूंकि नेट नहीं है इस वजह से वेबसाइट हमारी रन नहीं कर पा रही है, बट इसी यूआरएल पर ये हमें ले जाना चाहता है। तो इस तरह से ब्लैंक का भी मतलब आप समझ गए कि ब्लैंक देने से क्या होगा। ब्लैंक देने से हमारा जो पेज है वो किसी दूसरे नए टैब में ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने लिंक कराना भी सीख लिया, किस तरह से हमने यहाँ पे यूएल और एंकर टैग का यूज़ करते हुए एचरेफ एट्रीब्यूट टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करके हमने गूगल जैसे टेक्स्ट यूट्यूब टेक्स्ट पे गिटहब टेक्स्ट पर अपनी एक यूआरएल अप्लाई कर दी। जैसे हम इस पर क्लिक करें तो उस लिंक पर हम ऑटोमेटिक मूव कर जाए। इसके साथ हमारा फोर्थ असाइनमेंट खत्म होता है। फिफ्थ असाइनमेंट पे आते हैं। असाइनमेंट फिफ्थ में हमने क्या किया है, हमने टाइटल और मेटा डेटा वगैरह यहाँ पर दिया। बॉडी में देखिए H1 हेडिंग है ब्यूटीफुल लैंडस्केप नाम से। यहाँ पर एक हमने इमेज दे रखी है। IMG टैग में SRC एट्रीब्यूट में हमने एक पाथ दे रखा है। इस पाथ में अगर मान लो जैसे ये हमारा जो LA01 नाम का फोल्डर दिख रहा है आपको, इस फोल्डर के अंदर हमने html.jpg नाम की एक फाइल रखी हुई है। ये वाली फाइल हमें दिख रही है। तो यही वाली फाइल जो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमने html.jpg फाइल को यूज किया है। इसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट हमने दिया है। यहाँ पर अगर ये किसी दूसरे फोल्डर में होती तो हम उसका पाथ यूज करते हैं, हमारी फाइल का पाथ यूज कर रहे होते। बट चूंकि ये हमारे मेन वाली फाइल के साथ में ही है, सेम लोकेशन पर दोनों है, इस वजह से हमें पाथ की यूज करने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट उसका नाम यूज करके हम इसको यूज कर सकते हैं इस इमेज को। फिर ऑल्ट के अंदर हम जो टेक्स्ट देते हैं वो तब वर्क करता है जब किसी रीजन से हमारी इमेज लोड नहीं हो पाई है, तो ये टेक्स्ट हमें लिख करके दिखाई देगा। विद और हाइट भी हमने इमेज की यहाँ पर सेट कर दी। अब इसको अगर हम लाइव सर्वर में रन कराते हैं तो ये हमारी इमेज है, ये हमारा एक पैराग्राफ और हेडिंग जो हमने इसमें प्रोवाइड करी थी। इसके साथ में अगर हम इस HTML के नाम को कुछ बदल देते हैं तो क्या होगा, ये इमेज फाइंड आउट नहीं कर पाएगा और जो ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट है ये उस जगह पर प्रिंट होकर के आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप माउंटेन एंड लेक, ये टेक्स्ट हमारा प्रिंट होकर के आ रहा है क्योंकि इमेज का पाथ हमने यहाँ पर गलत दे दिया है। क्योंकि इमेज का नाम गलत है इस वजह से इमेज लोड नहीं हो पाएगी और हमारा इस तरह से ऑल्टरनेट टेक्स्ट प्रिंट होकर के आएगा। किसी भी रीज़न से हो सकता है जब इमेज लोड ना हो तो ये हमारा ऑल टेक्स्ट प्रिंट होकर के वहाँ पर आता है। तो ये हमारा असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है यहाँ पर। आई होप समझ गए होगे आपकी इस इमेज कैसे ऐड करते हैं, कैसे उसकी विड्थ और हाइट देते हैं, और इन सारे एट्रीब्यूट्स का मतलब समझ गए होगे किस तरह से इनको यूज़ करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने असाइनमेंट 2 की तरफ। यहाँ पर देखिए असाइनमेंट 2 में क्या दिया हुआ है। असाइनमेंट 2 में हमारा CSS वाला थोड़ा सा पार्ट हमने ऐड किया है कि क्रिएट अ वेब पेज विद एन इंटरनल CSS स्टाइल टू सेट बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट साइज,
रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्टाइल टैग के अंदर सारी चीज़ें देनी है जो कि आपका हेड के अंदर होता है। अप्लाई करना है CSS हेडिंग और पैराग्राफ, जो हमारे H1 से लेके H6 तक के जो हेडिंग वाले टैग होते हैं और जो P टैग होता है पैराग्राफ के लिए, उन दोनों टैग्स पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी, जैसे बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट का साइज जैसी। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट अ वेब पेज विद इनलाइन CSS। इंटरनल CSS एक होती है जिसमें हम हेड के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, और इनलाइन CSS में हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं उस डायरेक्ट एलिमेंट के अंदर। तो उसका यूज़ करके हमें कोई भी 3 एलिमेंट्स को चेंज करना है, उस पर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है अपनी इनलाइन CSS का यूज़ करके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है क्रिएट अ वेब पेज दैट डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अभी एक सिंगल पेज में हमें तीनों चीज़ें यूज़ करनी है, हमें इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS भी यूज़ करनी है। इनलाइन के लिए आपको पता है हम क्या यूज़ करते हैं, हम स्टाइल एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, और अगर हमें इंटरनल यूज़ करना है तो हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे, और एक्सटर्नल यूज़ करना है तो कोई भी नाम की फ़ाइल बनाएंगे, डॉट CSS नाम की एक फ़ाइल होगी, उसको इसके साथ में लिंक करा देंगे, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करा देंगे जिससे उसका कंटेंट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है क्रिएट अ वेब पेज दैट कंटेन्स अ फॉर्म विद टेक्स्ट इनपुट, पासवर्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स एंड सबमिट बटन। जब भी हम फॉर्म क्रिएट कराते हैं तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो हमें क्रिएट कराना ही होता है, जैसे इनपुट टाइप्स कई तरह के होते हैं, पासवर्ड, रेडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं और कुछ नॉर्मल सबमिट जैसे बटन्स होते हैं। इन सबको क्रिएट हम कराएंगे फॉर्म टैग के अंदर इनपुट टाइप्स देते हुए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिएट अ वेब पेज दैट डिस्प्लेज एन इमेज विद ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट एंड फिक्स विद एंड हाइट। एक इमेज होगी, जैसे लास्ट टाइम इमेज से सेम सेम क्वेश्चन ही एक तरह से रिपीट हो गया है, जिसमें हमें इमेज देनी है, उसकी विद और हाइट हमने कुछ मेंशन करनी है, उसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट वगैरह भी प्रोवाइड करना है। तो सेम क्वेश्चन है इमेज वाला, इमेज हमें ऐड करनी है अगेन। तो मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। इस फाइल को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बॉडी टैग, देखिए यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ किया, यानी कौन सी CSS यहाँ यूज़ हो रही है, यहाँ पर इंटरनल CSS हमने यूज़ करी है। बॉडी जो हमारा मेन टैग होता है जिसके अंदर सारी विजिबल चीज़ें हम रखते हैं, वो हम उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें, जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया और टेक्स्ट का कलर हो गया, फॉन्ट का साइज 16 पिक्सल हो गया, ये सारी चीज़ें हमने बॉडी के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर दी। फिर हम H1 टैग को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर हम कलर उसका और फॉन्ट साइज कुछ दे रहे हैं। P टैग यानी पैराग्राफ पर भी हमने कुछ कलर दिया है, उसका फॉन्ट साइज दिया है, लाइन की हाइट दी है। ओके, तो फॉन्ट साइज में आप याद रखिए फॉन्ट साइज कई तरीके से EM से भी दे सकते हैं, पिक्सल से भी दे सकते हैं, और भी कई तरीके होते हैं, कुछ रिलेटिव होते हैं, कुछ डायरेक्ट उसके साइज को डिफाइन कर रहे होते हैं स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। तो फॉन्ट के साइज या किसी भी तरह की साइजिंग देने के कई तरीके होते हैं, आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। लाइन की हाइट हमने यहाँ पे 1.6 पिक्सल दे दी अपने पैराग्राफ टैग के अंदर। फिर यहाँ पे इन तीनों टैग को हमने यूज़ कर लिया। अब इसका एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये हमारा इस तरह से आउटपुट आएगा। यहाँ पे हमने कलर वगैरह थोड़ा बहुत चेंज किया है जिसकी वजह से ये दिख रहा है। आप चाहें तो कोई डिफरेंट कलर, डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं ताकि वो और अच्छे से डिपिक्ट हो सकें। इसके अलावा लाइन हाइट वगैरह हमने प्रोवाइड किया है। यहाँ पर हमने इंटरनल CSS का यूज़ किया है पूरे के लिए, कलर, फॉन्ट साइज वगैरह हमने उस CSS का यूज़ करके ही चेंज कराया है। तो यहाँ पर हमने देखा जैसे कि टैग के ऊपर किस तरह से प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इन टैग्स को हम इस पूरे पेज में कहीं पर भी यूज़ करेंगे तो वो इन सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ में ही आएगा, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के ही आएगा। मान लो H1 टैग हम कोई दूसरा भी यूज़ करते हैं तो उसका भी कलर
इसी तरह से आएगा। मान लो अगर हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, इसको रेड कर देते हैं, और अब इसको हम ओपन इन लाइव सर्वर में करेंगे तो ये हमारा ये रेड कलर हो गया। तो कलर आप कोई भी ले सकते हो, साइज कैसा भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसी हिसाब से जितनी बार भी H1 टैग यूज होगा या जितनी बार भी P टैग यूज होगा, वो वही चीजें लेकर के आएगा। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑटोमेटिक उस पर अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट पूरे पूरे टैग को सेलेक्ट कर लिया कि जितनी बार भी हम इस टैग को इस पेज में यूज करें, वहां पर हमारी बाय डिफॉल्ट यही सारी प्रॉपर्टीज उन टैग पर लग करके आएंगे। हमारा HTML1 वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 में यहाँ पर हमने H1 के ऊपर स्टाइल, क्या है ये, एट्रीब्यूट। हाँ, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हुए हमने कुछ प्रॉपर्टीज दी है। जैसे टेक्स्ट का कलर प्रोवाइड कर दिया, टेक्स्ट का अलाइनमेंट दे दिया। टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या है, सेंटर है, कलर रेड है, फॉन्ट फैमिली हमने दे दी। इसके अलावा पी टैग पर भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी, डिवीजन पर भी अप्लाई कर दी, बटन पर भी। तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो हम इनलाइन सीएसएस का यूज करके कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं स्टाइल इज इक्वल टू डबल एंड कॉमा के अंदर प्रॉपर्टी का नाम कॉलन वैल्यू, फिर सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे, प्रॉपर्टी का नाम कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी का नाम कॉलन वैल्यू। यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू दी गई है तो कॉमा से सेपरेट कर दिया है। ये इस तरह से हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके इनलाइन सीएसएस अप्लाई करते हैं। जहाँ पर भी जिस भी टैग पर हमें सीएसएस अप्लाई करनी है, वहाँ पर हम इस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी सीएसएस हमने अप्लाई करी है, वो सारी हमने इनलाइन सीएसएस के एग्जाम्पल के तौर पर अप्लाई करी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। उन सब पर हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई करी हैं और सभी पर हमारे इनलाइन सीएसएस की प्रॉपर्टीज ही अप्लाइड हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कुछ चीज़ें इनलाइन सीएसएस भी यूज़ करी है, कहीं पर हमने इंटरनल सीएसएस भी यूज़ करी है, और कहीं पर हमने एक्सटर्नल सीएसएस भी यूज़ करी है। तो देखिए कैसे वर्क कर रही है। तो जो इंटरनल सीएसएस होगी, यहाँ पर देखो क्लास का नाम हमने इंटरनल स्टाइल दे दिया है, वो बस समझने के लिए दिया है। इसका कोई ऐसा कीवर्ड जैसा नहीं है, आप कोई भी नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे इंटरनल स्टाइल नाम की क्लास बनाई है। तो चूंकि ये इंटरनली बनी हुई है, यानी ये स्टाइल टैग के अंदर हमें दिख जाएगी, इसी फाइल में दिख जाएगी। और जो यहाँ पर यूज़ किया है, ये हमने इनलाइन सीएसएस का यूज़ किया है, यानी इसी टैग के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू दे देंगे अपनी सारी प्रॉपर्टीज। और इसके अलावा जो एक्सटर्नल है, ये हमें इसमें कहीं पर भी इस नाम की क्लास नहीं मिल रही। इसका मतलब ये क्लास हमारी कहीं और बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है, इस वाली फाइल में। ये देखिए href में q3.css लिखा हुआ है, ये q3.css है। इसके अंदर हमने डॉट एक्सटर्नल स्टाइल नाम की एक क्लास बनाई है, और इसमें कलर ब्लू और बॉर्डर पैडिंग रेडियस रेडियस वगैरह दे रखा है। इसके बेसिस पे हमारे तीनों CSS अप्लाई होंगी। इस पर जो CSS अप्लाई होगी वो इनलाइन CSS होगी, इस पर जो अप्लाइड है वो इंटरनल CSS है, और ये एक्सटर्नल CSS है। एक्सटर्नल CSS हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमें उस फाइल को, ये q3.css को हमारे q3.html के साथ में लिंक करना होगा। उसके लिए हमें हेड के अंदर, अपने हेड वाले पोर्शन के अंदर एक लाइन लिंक टैग का यूज़ करके लिखना होता है। लिंक rel relevant इज इक्वल टू स्टाइल शीट href फाइल का नाम, q3.css फाइल का नाम है, इसलिए q3.css यूज़ कर लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, देखिए यहाँ पे इंटरनल CSS यूज हुई है, और एक्सटर्नल CSS, यहाँ पर एक्सटर्नल CSS ने लिखी है और इसको यहाँ पे लिंक कराया है अपनी इस लाइन के थ्रू। तो तीनों टाइप के CSS को हमने एक फाइल में यूज कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। उससे पहले इसको एक बार रन करा कर देख लेते हैं ओपन विद CSS। ये देखिए हमारी तीनों तरह की है। ये जो एलिमेंट पे प्रॉपर्टीज अप्लाई हैं,
वो हमारी इनलाइन सीएसएस के थ्रू है। ये हमारा सेकंड वाली लाइन जो है ये हमारी इंटरनल सीएसएस है, और थर्ड वाली लाइन हमारी एक्सटर्नल सीएसएस है, जिसमें हमने बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस वगैरह भी दे रखा था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फॉर्म क्रिएट कराना है, जिसमें हमें लेबल और इनपुट टाइप देते हुए कई सारी चीज़ें, जैसे रेडियो बटन क्रिएट कराना है, चेक बॉक्स क्रिएट कराना है और सबमिट बटन क्रिएट कराना है। इसका हम एक सिंपल सा आउटपुट देख लेते हैं। देखिए ये हमारी हेडिंग है, ये हमने यूज़र नेम दिया है और एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है। फिर यहाँ पर एक यूज़र नेम है, सॉरी यहाँ पर एक लेबल है, फिर इसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स है। ये जेंडर एक लेबल है, ये कह सकते हो हेडिंग है। फिर उसके बाद कुछ मेल वाला लेबल है, फीमेल लेबल, अदर लेबल, और उनके आगे हमारे एक रेडियो बटन दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारी ये चेक बॉक्स दिए हैं, तो रेडियो बटन हमारा एक सिलेक्ट करेंगे तो एक बार में एक ही सिलेक्ट हो रहा है, पर चेक बॉक्स हम एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर पा रहे हैं, 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी और 1 भी। बट रेडियो बटन हमें केवल एक ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन है हमारे पास। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें क्रिएट कराएंगे। देखते हैं इसका आउटपुट। यहाँ पर बॉडी के अंदर सबसे पहले हमने एक हेडिंग डाली H1 नाम की, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म एक्शन, एक फॉर्म क्रिएट करा रहे हैं जिसमें एक्शन इज इक्वल टू समथिंग है। एक्शन और मेथड हमने अभी कोई यूज़ नहीं किया है। जब अगर हम जब डेटाबेस से लिंक कराते हैं, हम तब इसको यूज़ करते हैं कि जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करें तो कुछ एक्शन हो और हमारा डेटाबेस जा कर के किसी फॉर्मेट में डेटाबेस में सेव हो जाए, सारा कंटेंट हमारा सेव हो जाए। और उसके लिए हम कोई एक मेथड भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो कि अभी हमने बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किया है, बट यहाँ पर हमने एक ऑप्शन दे रखा है मेथड और एक्शन के लिए। फिर डिवीज़न क्रिएट करके हम यहाँ पे लेबल और अपने इनपुट टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कराएंगे। यहाँ पे लेबल फॉर इज इक्वल टू यूज़र नेम हमारी ये जो लिख करके आ रहा था लेबल, और ये लेबल टैग क्लोज है। देखिए यहाँ पर फॉर में भी यूज़र नेम लिखा है, आईडी में भी यूज़र नेम लिखा है। ये होता है हमारा इन दोनों को आपस में कनेक्ट कराने के लिए। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दे रखा है, यानी इनपुट टाइप जो होगा इसका वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा। यहाँ पर लेबल में फॉर में भी पासवर्ड है, आईडी में भी पासवर्ड है, यानी इन दोनों को आपस में लिंक कराने के लिए यूज हुआ है। लिंक का क्या मतलब होता है, अगर हम इसके आउटपुट को देखें, अगर हम यूज़र नेम पर भी क्लिक करेंगे तब भी हम इसके अंदर आ रहे हैं, पासवर्ड पे क्लिक कर रहे हैं तब भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसी का मतलब होता है लिंक कराना। देखिए जितने भी चीज़ें, जितने भी लेबल पर अगर हम क्लिक करेंगे तब भी हमारा ये बॉक्स हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये चेक बॉक्स हो गया, वो हमारा एक्टिव हो जा रहा है। तो ऐसा हम कराते हैं इन दोनों को आपस में लिंक करा कर। फॉर्म में जो डेटा देंगे वही यूज़र नेम में भी लिख देंगे, तो ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे फॉर और आईडी यूज़ करके आपस में कनेक्ट करा रहे हैं हम। नेम क्या होता है, नेम के अंदर अगर जो भी हम नाम देते हैं उस नाम का हमारा एक एट्रीब्यूट हमें क्रिएट कराना होता है जब भी हम डेटाबेस अपना क्रिएट कराते हैं। तो जब भी हम कोई डेटाबेस क्रिएट कराएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम की एक टेबल क्रिएट कराएंगे डेटाबेस में, उसमें इस तरह के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। इसको आप एक वेरिएबल की तरह समझ सकते हो कि आपका जो यूज़र है जो भी डेटा इनपुट करेगा वो किसी न किसी वेरिएबल में सेव होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर हमारा जा करके सारा डेटा सेव हो जाएगा। ये सेम नेम का वेरिएबल हम टेबल में क्रिएट कराते हैं। उसके बाद ये हमारा जेंडर वाला है, इसमें हमने रेडियो बटन क्रिएट कराया है। तीनों की आईडी हमने अलग दी है और इस आईडी को हमने यहाँ पे फॉर के साथ में कनेक्ट कर दिया है। फीमेल आईडी है तो फॉर में फीमेल दे दिया, अदर आईडी है तो फॉर में अदर दे दिया। तो जो आईडी हम देंगे उस लेबल के साथ में कनेक्ट कराएंगे ताकि इस पर क्लिक करते ही हमारा वो लेबल एक्टिव हो जाए या सिलेक्ट हो जाए। नेम में हमने जेंडर दिया, आपको पता है नेम के अंदर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो ये हमारा जेंडर नाम का वेरिएबल होगा जिसमें इनमें से कोई एक वैल्यू स्टोर होगी। यूज़र जो भी वैल्यू को सेलेक्ट करके सबमिट करेगा
वो वैल्यू जा करके वहाँ स्टोर हो जाएगी। मान लीजिए यूज़र ने मेल सबमिट किया तो मेल स्टोर हो जाएगा, फीमेल किया तो फीमेल स्टोर हो जाएगा। मीन्स 3 में से केवल एक ही वैल्यू उस वो सबमिट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल का नेम है आपको तीनों प्लेस पर सेम दिख रहा है। तीनों जगह हमें जेंडर नाम का सेम वेरिएबल दिख रहा है क्योंकि वैल्यू हमें केवल एक ही सेव करानी है। इसलिए वेरिएबल हमने केवल एक ही ले रखा है। बट यहाँ पर जो हमारा चेक बॉक्स क्रिएट हुआ है, यहाँ पर हमने वैल्यूज एक से ज़्यादा ले रखी हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, लिंक कराने के लिए फॉर और आईडी में सेम चीज़ हमने दे रखा है। बट यहाँ पर हमें जो यहाँ पे नेम दिख रहा है, इसके अंदर हमने इंटरेस्ट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट नाम का वेरिएबल ले रखा है। आप चाहो तो सेम भी ले सकते हो, आप चाहो तो डिफरेंट भी ले सकते हो। डिफरेंट लेने में और सेम लेने में अंतर यही है कि मान लो अगर कोई वैल्यूज अगर आप सेम लेते हो तो जो वैल्यूज हैं वो एक ही जगह पर कॉमा के वाइज से सब सेपरेट हो करके सेव हो जाएंगी। बट अगर अब यहाँ पे इंटरेस्ट वन, इंटरेस्ट टू और इंटरेस्ट थ्री इस तरह से वेरिएबल नेम लेते हो तो ये सारे वेरिएबल्स में अलग अलग वैल्यू हमारी सेव होंगी। बट हम चाहेंगे कि एक ही साथ एक सारी वैल्यू सेव हो जाए, उसको हम अपने हिसाब से यूज़ कर लेंगे। तो हम एक सेम नेम का वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो हम सेम नेम का ही वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम डेटा को सेव कराएंगे। इनपुट टाइप हमने सबमिट ले लिया, वैल्यू हमने ले ली रजिस्टर। इसी के साथ हमारा ये जो फॉर्म है वो पूरी तरह से क्रिएट हो गया। इस तरह से हमने ये फॉर्म क्रिएट करा। यहाँ पे लास्ट में एक बटन भी क्रिएट करा लिया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने यहाँ पर एक वीडियो और ऑडियो को इनपुट कराया है। वीडियो और आउटपुट ऑडियो को इनपुट कराने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए H1 में हमने सबसे पहले हेडिंग दे दी, फिर H2 में वीडियो प्लेयर लिख दिया, फिर यहाँ पे वीडियो टैग का यूज़ किया और उसके विद दे दी हमने। विद दे करके हमने कंट्रोल्स लिख दिया। कंट्रोल्स लिखेंगे तो जो वीडियो प्ले करना, पॉज करना, उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने के लिए जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। फिर सोर्स में हमने वीडियो डॉट एम के वी दे दिया जो कि हमारी फाइल का नाम है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा टाइप में हमने वीडियो दे दिया या MP4 दे दिया और यहाँ पे कुछ लिख करके वीडियो टैग को क्लोज कर दिया। दिस इज हेडिंग दी ऑडियो प्लेयर नाम से। यहाँ ऑडियो टैग के अंदर कंट्रोल्स लिख दिया। कंट्रोल से क्या होगा, ऑडियो के भी कंट्रोल्स आ जाएंगे, प्ले पॉज बटन, फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। सोर्स में हमने यहाँ पे ऑडियो डॉट MP4A दिया, M4A दे दिया। M4A नाम की एक ऑडियो है हमारा, जो कि एक्चुअली कभी हम रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो को रिकॉर्डर से तो इस तरह का फॉर्मेट सेव होता है। कोई बात नहीं, बट ये हमारा ये ऑडियो का फॉर्मेट है तो ये ऑडियो के SRC में हमने दे दिया और टाइप ऑडियो दे दिया। लास्ट में हमने कुछ एक पैराग्राफ दे दिया कि अगर हो सकता है ये वीडियोस और ऑडियोज किसी ब्राउज़र में ना सपोर्ट करे। हालांकि इसका ऑडियो यहाँ पर हम ओपन करके देखते हैं, इसको प्ले करेंगे तो हमारा कुछ ऑडियो प्रिंट प्ले होगा वीडियो के साथ में। यहाँ पे हमारा कुछ ऑडियो है। तो इस तरह से हम ऑडियो और वीडियो को यहाँ पे अटैच करा सकते हैं अपनी वेब पेज या वेबसाइट पर। इसी के साथ हमारा फिफ्थ वाला असाइनमेंट भी ओवर होता है। तो ये असाइनमेंट 1 और 2 हो गया। ये वीडियो और ऑडियो का कंटेंट लगाना आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। आई गेस इसमें आपके असाइनमेंट 2 में ये चीज़ें पूछी नहीं गई थी। लास्ट में आपको केवल इमेज लगाना था, बट मैंने वीडियो और ऑडियो को ऐड करना आपको बता दिया है ताकि आगे अभी कोई असाइनमेंट आएगा उसमें ये चीज़ें बताई जाएंगी तो आप उसमें अच्छे से समझ लीजिएगा। खैर अब बता दिया है तो जाने देते हैं। बट सिंपल इमेज लगाना आपको आता ही है। यहाँ पर आपने वीडियो और ऑडियो को ऐड करना भी सीख लिया। इसी के साथ हम असाइनमेंट 1 और 2 को यहाँ पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम असाइनमेंट 3, 4 देन 5, 6, 7, 8 बहुत सारे असाइनमेंट्स को समझ रहे होंगे तो उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा।
अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू टू वॉच इट कंप्लीटली।